हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के जो अनुप्रयोग हैं उसके कहाँ कहाँ ये काम आता है उसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम देखेंगे इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या चुंबकीय गुण के बारे में। तो चुंबकीय गुण जो है वो उनको हम रिलेट करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं उससे। और किसी संकुल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या फिर हम कहें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स अगर उपस्थित होते हैं तो वह संकुल जो है पैरामैग्नेटिक होता है या फिर अनुचुंबकीय होता है। किसी संकुल में जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी प्रकृति उतनी ही अधिक अनुचुंबकीय हो जाती है। और यदि संकुल में सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो युग्मित होते हैं या पेयर्ड स्टेट में होंगे, पेयर्ड होंगे, तो वो जो संकुल होगा वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होता है। और जो चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मूवमेंट है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है उसके मध्य अगर कोई रिलेशन या कोई संबंध जो है वो है न्यू इक्वल्स टू रूट एन प्लस टू बोर मैग्नेटम। बी एम क्या है, बोर मैग्नेटन, जो इस चुंबकीय आघूर्ण की इकाई मानी जाती है। तो यहाँ पर न्यू क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट या चुंबकीय आघूर्ण, और एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर एन जो है, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो एन की जगह हम रखेंगे 1। तो ये चुंबकीय आघूर्ण जो है जहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट 1 आता है वो 1.73, क्योंकि 1 प्लस 2 तो 3 आ जाएगा, रूट 3। इसी तरीके से अगर चुंबकीय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस 2, तो ये 8 रूट 8 आ जाएगा। रूट 8 का क्या मतलब है, 2.8 के समथिंग। तो जैसे जैसे अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 1.73 के आसपास आता है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 2.8 के आसपास आता है, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये 3 पॉइंट समथिंग कैसे, 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 = 15। तो 4 से थोड़ा सा कम हो गया है, तो 3.9 के आसपास। तो इस तरीके से ये आगे चलता है, 3.9, 4.9, 5.9, इस हिसाब से ये चलता है। तो अब ये जो है मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसको एक्सप्लेन करते हुए हम कुछ एक जो है वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, CFT के आधार पर समझाइए कि K3FeCN6 की तुलना में K3FeF6 जो है अधिक अनुचुंबकीय है, ऐसा क्यों? तो ये CFT के आधार पर हम कैसे लगाएंगे। CFT जो है आपका, जो d ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरीके से स्प्लिट हो रही हैं या उनका विघटन किस तरीके से हो रहा है ये बताता है। तो पहले हम क्या देखेंगे, इनकी स्प्लिटिंग किस हिसाब से हो रही है। स्प्लिटिंग के बाद में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने में उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अनपेयर्ड हैं या कितने पेयर्ड हैं, ये हमें पता चल जाएगा। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब हमें पता चल गए तो उससे हम क्या कर देंगे, उससे हम ये उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल देंगे। तो दिए गए कॉम्प्लेक्सेज में धातु परमाणु के साथ 6 एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं, मतलब 6 CN है और उधर 6 फ्लोराइड है। तो जो CN है ये जो लिगेंड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसकी जो फील्ड होती है, ये जो रिपेल करता है वो हाई करता है। तो अतः ये धातु के साथ 6 उप संयोजक बंध बनाते हैं जिनमें संकुलों की समन्वय संख्या 6 पाई जाती है, जिससे इन दोनों संकुलों की ज्यामिति अष्टफलकीय पाई जाती है। तो ये तो सारी जो चीजें हैं ये हम BVT से हमें पता चलता है कि ये जो है कैसा है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अष्टफलकीय ज्यामिति को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के अनुसार या CFT के अनुसार ये दो ऊर्जा तलों में T2G और EG में विभक्त कर देता है। नीचे तो T2G आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, EG। तो T2G के 3 कक्षक DXY, DYZ, DXZ तथा EG के दोनों कक्षक DX² -Y² और DZ², ये पाए जाते हैं। ये तो हमें पता ही है पहले से, तो बस ये लिखना है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखना है ये हम देख रहे हैं। प्रबल लिगेंड होने के कारण पहले इलेक्ट्रॉन का युग्मन, पहले इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पेयरिंग होती है। तो दुर्बल लिगेंड होने पर अगर जो लिगेंड है वो कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो स्ट्रॉन्ग होने से पहले क्या होगा, पेयरिंग होगी। जैसे T2G नीचे है तो 1 2 3, फिर उसके बाद में T2G में ही फिल किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स।
पहले पेयरिंग, फिर उसके बाद ईजी में भरे जाएंगे। इसी तरीके से अगर दुर्बल लिगेंड अगर होता है तो पहले 1 2 3 और उसके बाद में ईजी में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। प्रबल लिगेंड होने के कारण पहले इलेक्ट्रॉन का युग्मन तथा दुर्बल लिगेंड होने पर पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स T2G कक्षक में व फिर Eg कक्षक में भर दिए जाते हैं। दोनों ऊर्जा स्तर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन T2G कक्षक में किया जाता है। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमें पता होना चाहिए कि साइनाइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग का मतलब प्रबल लिगेंड है, और जो F है फ्लोराइड आयन जो है वो एक दुर्बल लिगेंड है। तो अब जब हम इसकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो साइनाइड के केस में तो पहले क्या करेंगे, एक T2G में 1 2 3 और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन और बचेंगे, तो वो कहाँ जा, Eg में ना जाते, Eg में नहीं जाएंगे, ये कहाँ पर आएंगे T2G में। तो 1 2 3 तो यहाँ इसकी पेयरिंग हो जाएगी। इसी तरीके से F फ्लोराइड आयन वाले कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, उसके बाद जो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो भरे जाएंगे पहले कहाँ जाएंगे, Eg में, तो 1 2, अब ये 5 हो गए। अब छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, नीचे T2G में, तो वहां पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इस साइनाइड वाले में, पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाले में, इसमें कितने हो जाएंगे, 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। तो केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाली, +3 है, दोनों में +3 आएगी। उसके बाद दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वो लिख लिया। अब 3d5 ये इस तरीके से भरा गया है। 3d5 इसमें 5 हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 6 नहीं है, 5 हैं, है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन से भर दिए गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर आ गए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसमें पांचों के पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 5 हैं, ये कैसे, पहले 1 2 3, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बच के, तो वो 1 2 इस तरीके से भरे जाएंगे। अब अयुग्मित कितना रह गया, 1। इसी तरीके से ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोराइड आयन वाले में, तो ये 1 2 3 और फिर ये Eg में भर जाएंगे 1 2। तो इस तरीके से ये भरे जाते हैं। K3FeCN6 में साइनाइड एक प्रबल लिगेंड होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स पहले dxy, dyz और dzx में भर जाते हैं। वह युग्मन भी पहले T2G कक्षक में ही किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये, तो अब इसके बेसिस पर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा या चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कितना होगा, 1.73। और यहाँ पर ये कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने की वजह से इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, 5.9 के आसपास आता है, 5.9 बोर मैग्नेटन। वो, और वो हम कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए न्यू इक्वल्स टू √n+2 वाला फॉर्मूला यूज करके। CFT के अनुसार इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि K3FeCN6 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर K3FeF6 संकुल इस K3FeCN6 संकुल से अधिक अनुचुंबकीय होता है। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। NiCl4 2- आयन अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN4 2- प्रतिचुंबकीय। CFT के आधार पर समझाइए। तो सबसे पहले तो इसमें क्या देखेंगे, इसका हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर फिर हम इसकी क्या निकालते हैं, ज्यामिति निकालते हैं, ज्योमेट्री निकालते हैं। तो दिए गए कॉम्प्लेक्स के धातु परमाणु के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, अतः ये धातु के साथ 4 उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। 4 बनाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो सकता है, या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, जिससे कॉम्प्लेक्स की समन्वय संख्या 4 पाई जाती है, जिसके कारण इन दोनों संकुलों की ज्यामिति चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय पाई जाती है। या तो ये टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। इन संकुलों की ज्यामिति का निर्धारण बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर किया जाता है।
यदि sp3 संकरण प्राप्त होने की स्थिति हो तो ज्यामिति चतुष्फलकी होगी। अगर sp3 होगा तो चतुष्फलकीय होगा, या dsp2 होगा तो वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर होगा। ज्यामिति की प्रकृति की व्याख्या CFT के आधार पर की जा सकती है। अब जैसे ये आपने देख लिया, यहाँ क्या 3D। अब ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ये भर दिए, तो ये क्या, और NiCN4 में इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन जो होगा वो आपको ये दिख रहा है। अब ग्राउंड स्टेट में क्लोराइड आयन जो है वो एक दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड होने की वजह से ये इनकी पेयरिंग नहीं कर पाता, ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा। पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो जो काम में आएंगे वो ये चारों आएंगे। तो sp3 संकरण, तो ये sp3 संकरण होने की वजह से NiCl4 2- जो है ये तो कैसा हो जाएगा, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। और वहीं ये जो NiCN4 है तो साइनाइड जो है एक प्रबल लिगेंड होने की वजह से इसका युग्मन होगा, और इसलिए ये dsp2 संकरण इसमें पाया जाता है। तो sp3 चतुष्फलकीय। तो अब इसका हम इसकी स्प्लिटिंग देखेंगे। स्प्लिटिंग जो होती है हम देख चुके हैं। Eg का जो होता है, तो E जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 जब भरे जाएंगे तो पहले 1 2, ठीक है, और फिर 3 4 5 6 7 और फिर ये 8, इस तरीके से, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसमें बच गए। जब हम इसके भरेंगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरीके से ये भर जाते हैं। पहले ये नीचे DYZ और DZX में 1 1, फिर 2 3, फिर ये इस तरीके से, फिर DZ स्क्वायर में, फिर DXY में भर जाते हैं, और एक जो है वो अपना खाली रह जाता है। तो जो NiCN4 है इसमें क्या रह जाता है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि NiCl4 2- है, इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 2। तो CFT के अनुसार व्याख्या करने पर NiCl4 के T2 कक्षकों में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो इस कॉम्प्लेक्स के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। NiCN4 2- कॉम्प्लेक्स में के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभाव पाया जाता है, अतः यह कॉम्प्लेक्स प्रतिचुंबकीय पाया जाता है। तो अब एक क्वेश्चन जो है वो आप खुद के लिए आप लिख लीजिए, जैसे K4FeCN6 प्रतिचुंबकीय, जबकि FeH2O6 अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। इसकी व्याख्या CFT के आधार पर कीजिए। इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, या आपको ये बता देता हूँ मैं, कि साइनाइड जो है हम बता चुके हैं कि ये प्रबल लिगेंड है, और H2O जो है, जो एक्वा है, ये एक दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड जो है वो क्या करेगा, आपको स्प्लिटिंग तो करेगा, लेकिन स्प्लिटिंग जो है इतनी स्ट्रांग नहीं करेगा। तो पहले क्या होगा, सारी ऑर्बिटल जो है पहले सिंगली ऑक्यूपाइड भरी जाएंगी, और साइनाइड के केस में युग्मन पहले होता है, इसलिए इस बेसिस पर आप इसको कर सकते हैं। तो स्वयं आप इसको कीजिए। धन्यवाद।